उस समय भी बात आती थी, लेकिन गणना क्यों करना चाहते थे? लक्ष्य था, उस समय चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को टैक्स की कैसे वसूली, तो इस नज़रिए से वो जनगणना करा चाहते। आज जो आधुनिक जनगणना है ये 1801 में इंग्लैंड से शुरू हुआ, और उस समय आप जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर इंग्लैंड का शासन था, तो उन लोगों ने भी सोचा कि धीरे धीरे यहाँ गणना कराई जाए। गणना कराने में उनका कहीं उद्देश्य तो विकास के काम को नहीं लेना था, बल्कि उनका था कि कैसे उनका शासन और मजबूत हो। चीज़ें हैं, सब चीज़ों की चर्चा होती रहती है और होनी चाहिए, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, इसलिए इनसे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। और अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे, और फिर निर्णय तो सरकार की, केंद्र सरकार की, उसका क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगा तब ना आपस में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर। पहले तो हम कह चुके, कई राज्यों ने पहले भी किया, तो अगर करना होगा तो आपस में बातचीत करेंगे ना। तो बिल्कुल इस दो बयान को अगर लेकर के देखा जाए तो क्या सच मायने में जो जंग जारी है उस जंग की स्थिति अब क्या है? सीधे चलेंगे एक बार फिर से न्यूज रूम लाइव और वहां पर जुड़े हुए हमारे संपादक राजेश कुमार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या ये जो जंग चल रहा है या जातीय जनगणना को लेकर के जो जंग जारी है उस जंग की क्या स्थिति बनी है। सर, कुल मिलाकर के देखा जाए तो जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पहले से ही बोलती आई है, लेकिन इन दोनों बयानों को अगर लेकर के देखा जाए तो कल जब पटना पहुंचे थे आरसीपी सिंह, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वो आवाज बन के बोल रहे थे। वो जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो कल तक जेडीयू जो बातें कह रही थी कि हम कराएंगे, आज उनके बयान थोड़े उलझे हुए से दिखे। देखिए, जब आरसीपी सिंह से ये सवाल पूछा गया, कई बार मैंने 2-3 बार उनसे ये सवाल पूछा, लेकिन इस पूरे सवाल को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इतिहास बताने लगे, हड़प्पा संस्कृति, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास बताने लगे। दरअसल सीधा सीधा जो जवाब पत्रकार लोग चाह रहे थे, मीडिया जवाब इनका उम्मीद किए हुए था कि एक सीधा जवाब आएगा, या तो जेडीयू का जो अब तक लाइन लेंथ है उस पर वो बात करेंगे, लेकिन वो घुमा फिरा कर बात कभी नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो स्पष्ट कह चुकी है लोकसभा में कि किसी भी कीमत पर जातीय आधारित जनगणना हमें स्वीकार नहीं है जी, इसका जवाब उनसे जब सीधा जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल इस मसले पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो पूरी इतिहास और भूगोल की बात कर रहे थे, यानी इस पूरे सवाल को अगर देखा जाए सीधे सीधे सवाल से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हमारे नेता हैं वो सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास की बात करते हैं, तो वो अब इससे आगे निकल चुके हैं। लेकिन कुल मिला के अगर स्थिति देखी जाए तो आरसीपी सिंह के सामने एक दुविधा भरी स्थिति थी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह सकते हैं मीडिया के जवाब देना उनके लिए कठिन हो रहा था, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं थे। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। इधर नीतीश कुमार को भी ऐसा नहीं लगता कि जो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हम कैसे भरोसा करें, वो कभी भी पलट जाते हैं, तो क्या ये वही स्थिति बन गई? क्या मुख्यमंत्री कहते हैं कि पत्र भेजा है, पत्र का जवाब हमें आ गया और जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग बात करेंगे। आरसीपी सिंह के बयान आज कुछ और इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं अंग्रेजों ने पहली बार जब जनगणना कराया तो उनका मतलब विकास करना नहीं था बल्कि राज करना था। ये क्या बताना चाहते हैं? नहीं, अब तो ये बताएंगे ना, आरसीपी सिंह बताएं कि उनका मकसद क्या है, विकास करना है या राजनीति करना है, ये तो इनको बताना होगा। दरअसल प्रश्न ये है, उनके साथ एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति थी। पटना में थे तो यहां उनके जो सुप्रीमो है नीतीश कुमार को खुश रखना है, जब वो दिल्ली होते हैं तो वहां पर जो उनके सुप्रीमो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको खुश रखना है। तो ये दोनों जो सुप्रीमो हैं उनमें उनको तालमेल बैठा के रखना होगा। अगर यहां नीतीश के जो लाइन है उनसे अगर अलग जाएंगे, जेडीयू के लाइन से अलग जाएंगे, तो फिर पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। और अगर वहां पे अगर केंद्र में अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ वो बोलेंगे तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से बाहर कर देंगे, तो उनके लिए एक कठिन दौर है। इसलिए एक कह सकते हैं लबोलुबाब जो उनका बयान था, असंतोषजनक बयान कह सकते हैं, एक तालमेल बैठाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बार जो भी जनगणना हो रहा है उसमें जातीय आधारित जनगणना का कोई
सवाल ही नहीं उठता, हम जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उसके बाद नीतीश कुमार ने एक पत्र लिखा है, पत्र का जवाब भी आ गया है पीएमओ से, और उसके बाद उन्होंने कहा भी है कि हम उसके बाद जो टाइम मिलेगा मुझे, मैं जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और प्रधानमंत्री का क्या जवाब आता है उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या स्टेट अपने खर्च से जाति आधारित जनगणना कराए या नहीं कराए। ये इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो कह सकते हैं बयान क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री की तरफ से जो जवाब आया कि नहीं इस बार हम जनगणना नहीं कराएंगे, तो विपक्ष के दबाव में नीतीश कुमार हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, देखिए नीतीश कुमार को भी सियासत करनी है, तो उसके दबाव में आगे आने वाले दिनों में जैसे कर्नाटक ने किया, अपने खर्चे पर उन्होंने वहां जाति आधारित जनगणना कराई, तो इस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार भी काम कर सकते हैं और हो सकता है जाति आधारित जनगणना यहां पे कराया जा सकता है। करने की अगर आपने बात कहा सर, तो जरा सा इसको समझने की कोशिश की जाए। इसी बयान के माध्यम से उन्होंने कहा कि हां हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहले विचार करेंगे। पहले जो पत्र आया उस पर विचार करेंगे, और वहां पर जब इनको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है तब वो फिर यहां आकर के उस पर विचार करेंगे। तो क्या लगता है, यानी कि नीतीश कुमार आगे आने वाले दिनों में मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि उनके सहयोगी जो है और नंबर 1 पार्टी है बिहार में, अगर सरकार में देखा जाए, सत्ता में देखा जाए तो नंबर 1 पार्टी बीजेपी है। बीजेपी ने जब केंद्र में कह दिया तो क्या बिहार में उनको समर्थन मिलेगा, यानी कि नीतीश कुमार को समर्थन मिलेगा जनगणना कराने के लिए स्वतंत्र रूप से? नहीं, वो करा सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, अब बिहार सरकार किसी भी स्टेट को ये अधिकार है वो करवा सकती है। हिंदुस्तान में कर्नाटक एक उदाहरण है जिसने अपने खर्चे से वो चुनाव जाति जनगणना करवाई। लेकिन आपने कहा कि राजनीति, नीतीश कुमार को राजनीति करनी है, राजनीति वो करेंगे, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी अगर देखा जाए, बीजेपी अगर हाथ छोड़ दे, उनका हाथ खींच ले नीचे से, तो वो गिर जाएंगे। तो ऐसे में ये लगता है कि ये सब कुछ संभव सा होता दिख रहा है। देखिए, कुछ भी संभव है पॉलिटिक्स में। अगर नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी सरकार, जैसे ही अगर जातीय जनगणना के लिए नीतीश कुमार अपना कार्ड खेलेंगे, या कह सकते हैं कि जातीय कार्ड अगर खेला गया नीतीश कुमार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस लेगी, सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वैसे स्थिति में एक बार फिर जेडीयू, आरजेडी या यूं कह सकते हैं महागठबंधन की सरकार बिहार में देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार बड़े ही सुलझे हुए और बड़े ही कह सकते हैं कि तेज तर्रार पॉलिटिशियन माने जाते हैं। हाल के दिनों में अगर आप देखा जाए तो लगातार नीतीश कुमार अपने ही कह सकते हैं एनडीए में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंख्या नीति पर, जाति आधारित जनगणना पर, सीए एनआरसी के मसले पर, तो कई ऐसे इशू हैं जिस पर नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वैसे स्थिति में वो अपना एक रास्ता, एक सेफ जोन तलाशना चाह रहे हैं, और उन्हें अगर सेफ जोन तलाशना चाह रहे हैं। और अगर सेफ जोन की बात की जाए तो आरसीपी सिंह के बयान नीतीश कुमार के बाकी पहले जब सदन चल रहा था उस वक्त या उसके बाद कुछ ऐसे बयान दिए थे, लेकिन बीते दिनों जो बयान उन्होंने दिया है उस बयानों को लेकर के और पहले के बयानों को लेकर के देखा जाए तो क्या सच मायने में जो पहले सीए या फिर अन्य जो और भी कई मुद्दों पर वो पलटते नजर आए, उनका रुख अब थोड़ा सा डाउन होता दिख रहा है? देखिए, यहां पर अभी जो वर्तमान की स्थिति है उस स्थिति में थोड़ी सी जेडीयू के अंदर भी कसमकस है। एक तरफ नीतीश कुमार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, अगर विपक्ष की बात कर लें तो आरजेडी भी सामने सामने है, आमने सामने आप कह सकते हैं। एक अंदरूनी जो एक बड़ी समस्या खड़ी आ गई है, चाहे जेडीयू में जातीय जनगणना को लेकर हो या यूं कहले वर्चस्व की लड़ाई एक तरफ सामने में देखने को मिल रहा है, ललन सिंह, आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, तो ये तीन तरफ से जो लड़ाई चल रही है पार्टी के अंदर, तो आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को भी बड़ा सोच समझकर कदम उठाना होगा। में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है, लेकिन उनके पास बहुत अधिकार है और उसका इस्तेमाल करते हुए चाहे तो बिहार में जो जंग चल रहा है उस जंग का समाधान भी वही खोज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब हमारे साथ जुड़े। तो लगातार जातीय जनगणना पर जो जंग जारी है उसकी स्थिति ऐसी है, जब बयानों को लेकर के देखा गया तो साफ तौर पर इस बयानों ने कई बातें कही हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ तब तय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की जो पत्र की बातें कही गई और पत्राचार अगर हो चुका है तो बैठक होने वाली है, तो उस बैठक के बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। अगर वहां पर बातें, यानी कि दिल्ली में ये बातें सब कुछ तय हो जाती हैं, तो ही बाद में आगे आकर के सब कुछ हालात बदलेंगे। और ऐसे में अगर हालात नहीं बदलते हैं तो आने वाला दिन जो होगा वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। और ऐसे में अगर मुश्किल होता है तो जहां एक तरफ पार्टी में पहले ही टूट की बातें और उसके बाद इसको समेटने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, वो कब उनको मौका मिलता है
कब दिल्ली जाते हैं और कब बैठक होती है, यह देखना होगा। और अब बात करेंगे खेलेगा बिहार जीतेगा बिहार। दरअसल जब ओलंपिक हुआ, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में जब पदक की बातें आई तो एक बार फिर से खिलाड़ियों पर सबकी नजर गई, और ऐसे में जब खिलाड़ियों ने अपना बेहतर परफॉर्मेंस किया तो सबकी यादें हरियाणा की तरफ चली गई। जब हॉकी के खिलाड़ियों ने, रांची के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन बेहतर किया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन इन सब के बीच में जब बिहार के खिलाड़ी कहीं भी नहीं दिखे तो बिहार में अब आंखें खुलने लगी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि डीटीवी भारत ने सबसे पहले इस पूरे हालातों को बताया था, स्थितियों को दिखाया था। हमने बताया था, सवाल भी पूछा था सरकार से कि कहां हैं बिहार के खिलाड़ी जब वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपनी पहचान नहीं बनाते हैं। तो अब जवाब आया है, जहां एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ जवाब आया है कि बिहार के खिलाड़ी खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ की ओर से खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे। मौके पर बिहार के कई जिलों से आए खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, और जाहिर सी बात है कि बिहार में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार राज्य में खेल के विकास एवं उत्कृष्ट खेल वातावरण तैयार करने और खिलाड़ियों के संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार के तमाम पंचायतों में खेल के लिए मैदान बनाया जाएगा, और ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जो भी होगा, खिलाड़ियों का जो मनोबल बढ़ेगा, जब उन्हें स्टेडियम मिलेगा, जब उन्हें सुख सुविधाएं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करेंगे, और यही होगा हालात। नई बात की ऐलान 8,000 पंचायतों में हमको काम करना है, और लगभग 300 नगर निकाय में आदरणीय तारकिशोर जी को काम करना। हम लोग खेल मंत्री को अपना काम करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे प्रत्येक ब्लॉक में, और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर एक बड़ा स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बनाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन हम एक व्यवस्था और आपको बताना चाहते हैं कि हमने भी तय किया है कि 8,080 पंचायत पूरे बिहार में है। जहां जहां जमीन उपलब्ध होगा, हम तमाम जमीनों पर हम वहां पर एक मैदान बनाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल ये उम्मीदों भरा सवाल है कि खेलेगा बिहार तो जीतेगा बिहार, और बिहार जीतेगा अगर उन्हें मौके मिले। लेकिन ऐसे में अगर 8,080 पंचायत जो हैं उस पंचायतों में जगह मिली तो ये क्या सच मायने में ऐलान है या फिर ये एक नई रणनीति है? समझने के लिए सीधे चलेंगे न्यूज रूम लाइव, जहां पर हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ बने हुए हैं और पूरे स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या सच मायने में बिहार में सरकार की ये मंशा जो है वो मंशा बेहतर है। क्या सच मायने में खिलाड़ियों को, बिहार के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ले जाना चाहती है? सवाल तो बहुत है। वैसे बिहार में राजनीति के अलावा कुछ दिखता नहीं है, और अगर स्टेडियम की बात की जाए, अन्य सुख सुविधाओं की बात की जाए, तो कई ऐसे जिलों में वो मैदान है, लेकिन उनके जो हालातों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन समझने के लिए चलते हैं न्यूज रूम लाइव। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, सबसे पहले तो ये देखा जाए, क्या सरकार की मंशा साफ दिख रही है? अगर 8,080 पंचायत जो बिहार में है उसमें पंचायती राज मंत्री कहते हैं हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हर सुख सुविधाएं देंगे, तो क्या इससे पहले सरकारों ने सोचा नहीं था और अब ये ऐलान किया जा रहा है? तो क्या ये कोई मंशा साफ है या नई रणनीति है? देखिए, बिल्कुल निर्भय कर देखें तो बिहार में जिस तरीके से जो खिलाड़ियों को लेकर बातें बताई जाती हैं कि खिलाड़ी कम नहीं है बिहार में, बिल्कुल बिहार से भी स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। यहां से हर एक खेल को खेलने के लिए हमें हमारा राज्य छोड़ना पड़ता है। क्यों? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं मिलती। वही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलती है। वही सुविधाएं अब ऐसा लग रहा है कि सत्तारूढ़ जो है, सत्ता पक्ष जो है, सत्ता दल जो है, अब शायद खिलाड़ियों के लिए
जागी है। लगातार अगर आप निर्भय देखेंगे तो खिलाड़ी हमेशा यही आरोप भी लगाते रहे और इसलिए भी वो मायूस हो जाते हैं, कई सपने टूट जाते हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो जरूरतें खिलाड़ियों को होती है, वो जरूरतें उन्हें नहीं दी जाती। एक बेहतर मैदान खेल के लिए, एक बेहतर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम या फिर जो भी इंडोर स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, बिहार में कई ऐसे जिले हैं, अगर सिर्फ देखा जाए तो खेल के तरीके से बहुत स्टेडियम को तैयार किया जा सकता है। लगभग आप देखिएगा तो हर जिले में एक गांधी मैदान है। अगर उस गांधी मैदान को लेकर के सरकार ने पहले से बेहतर मंशा बनाई होती या बेहतर मंशा होता तो आज ये मंच पर खुलेआम कहने की जरूरत नहीं होती कि पंचायतों में मिलेंगे जगह तो करेंगे काम, पहले उनको तो तय कर सकते। उनके इस बयान ने, जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया, हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में खिलाड़ी कम नहीं है, खिलाड़ियों का सम्मान है और उनके लिए हम ये काम करेंगे और बिहार सरकार काम करेगा। लेकिन जब पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि बिहार के 8080 पंचायत में, यानी कि इतने जब हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और जब बीजेपी कह रही है, ऐलान कर रही है कि हम पंचायत स्तर पर जाकर स्टेडियम मुहैया कराएंगे, खिलाड़ियों को बिल्कुल कुल मिलाकर के कहा जाए कि सरकार ये चाहती है और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार जब हमने इस खबरों को दिखाया तो चलो उसी के बहाने ही सही, लेकिन सरकार की नजर तो खुली और सरकार जो कह रही है और ऐसा करती है तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में बिहार की भी एक अलग पहचान हो, वो भी खेल के मामले। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो जो हालात है उस पर लगातार नजरें बनी हुई है और ऐसे में अगर सरकार की मंशा साफ है तो जाहिर सी बात है कि बिहार में बेहतर हालात बनेंगे। और जहां इससे पहले कई ऐसे खेलों के माध्यम से कहें या अन्य तरीके से बिहार के खिलाड़ी अन्य राज्यों से जाकर के खेलते हैं और अपनी मुकाम बना लेते हैं। और अब उस मुद्दे की बात कर लेते हैं जिसके लिए पूरा देश सिर्फ और सिर्फ नजर बनाए हुए है, तालिबान की एक्टिविटीज पर। तालिबान रिटर्न हो चुका है। राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण पक्का हो गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रशासन के बड़े नेता और अधिकारी देश छोड़कर जा चुके हैं और तालिबान लड़ाके काबुल के प्रमुख जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसी के साथ दुनिया तालिबान के 20 साल से बर्बर शासन को याद कर अब सेफ अफगानिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं और यह प्रदर्शन कई देशों में देखने को मिला है। जहां भी अफगानिस्तान समर्थक लोग रहे उन्होंने इस बातों को लेकर के सेफ अफगानिस्तान के लिए आवाज उठा रहे हैं। 15 अगस्त 2021 की सुबह को याद करेगा अगर फिर से एक बार देखा जाए उस अफगानिस्तान की सुबह को, तो भारत में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों में जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंडूज, जलालाबाद, बल्क समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा किसी को शायद नहीं था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। इस बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आनन फानन में काबुल से ले जाया गया। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको बताएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उन तस्वीरों को आपने देखा होगा जब बैठने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। ये देखिए, ये वही प्लेन है जिसमें लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लोग भाग रहे थे। और ये तस्वीरें देखिए, ये यूएस एयरफोर्स की वो तस्वीर है जब अमेरिकन डेलीगेट्स को वहां से निकालने के लिए प्लेन उड़ा तो उसमें किसी ने हाइड्रोलिक पकड़ लिया तो जगह नहीं मिली तो कोई लटकते नजर आए। अंदाजा ऐसा हुआ कि उसके बाद जब प्लेन उड़ा तो आसमान से लोग बारिश की बूंदों की तरह गिरते नजर आए। और लोग इसमें हालांकि कई बातें सामने आ रही हैं, कहीं 5 तो कहीं 2 की पुष्टि की जा रही है। लोग उड़ते आसमान से प्लेन से गिरे और कई लोग जमीन पर गिरते हुए धाराशायी हो गए। और ऐसे में ये हालत है, लोगों के मन में बस यही सोच थी कि अगर बच गए तो बच गए, वरना अफगानियों से, माफ कीजिएगा, जो वहां पर तालिबानियों से मरने से बेहतर है कि वो किसी भी हालत से इस अफगानिस्तान से निकल गए। अफगानिस्तान की हालत के लिए उसके जिम्मेदार कौन है, इस बातों को लेकर के उम्मीद ये की जा रही थी कि अमेरिका कुछ करेगा, लेकिन अब अमेरिका का बयान भी सामने आ चुका है। अफगानिस्तान पर
कब्जा कर सका, क्योंकि ये साफ तौर पर वहां पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो वहीं के नेता हैं जो देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों और आम अफगान नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 6000 अतिरिक्त सैनिक, अमेरिकी सैनिकों को भेजा गया है और जो भी अमेरिका लोग होंगे उन सभी को अफगानिस्तान से निकाल लिया जाएगा। और ऐसे में आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अगर जो हालात बन गए हैं, तालिबानियों का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया है, तो इससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है। भारत के आंतरिक जो संबंध थे वो जब तालिबानियों का कब्जा था तब तो नहीं था, लेकिन बीच में 2002 के बाद से स्थितियां बदली थी। 2002 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान को मजबूत करने के लिए लगभग 3 अरब डॉलर, यानी कि भारतीय रुपए अनुसार देखें तो 22,248 करोड़ भारतीय रुपया खर्च किया था। करीब 400 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अफगानिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ऐसा कर रही थी। 675 करोड़ की लागत से संसद भवन बनाया गया था, जिसका 2015 में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। ये वहां की स्थितियों को और बेहतर करने के लिए, वहां के हालातों को बदलने के लिए किया जा रहा था। हिरान प्रांत में सलमा डैम प्रोजेक्ट बनवाया गया था। 42,000 मेगाहर्ट्ज का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जिसे अब तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसके साथ साथ जरांच डेलाराम हाईवे पर एक अहम प्रोजेक्ट चल रहा था, अब ये भारत के हाथों से समझ लीजिए कि छूट गया है। 1110 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। इसके साथ साथ स्कूल, अस्पताल जैसे कई प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा था, लेकिन अब भारत के हाथों से ये सब कुछ मानो खत्म हो गया है। जो वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं या जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है कि वहां के लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार भी कोशिश कर रही है और उन सारे लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाल लिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अफगानिस्तान के हालातों पर कहा कि भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार योजना पर काम कर रही है। जल्द ही अफगानिस्तान में फंसे हिंदू नागरिकों को वापस ले लिया जाएगा। हम लोगों ने सरकार ने पूरी योजना बना करके, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जगहों पर, और जो भी विदेशी मूल हमारे भारतीय या जो विदेशों में इस प्रकार के लोग फंसे हुए हैं, खास करके जो हिंदू नागरिक हैं, ऐसे सब लोगों को वहां से लाने की सारी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। हालांकि बयानों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में अब बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया उसको लेकर जो बयान दिया है, उन सब लोगों ने इसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और कहा, मांझी ने कहा कि पाकिस्तान बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल कर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। बारे में हम विशेष अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत आगे पीछे की राजनीति चल रही है और कोई भी देश पर कोई दूसरा लोग आक्रमण करे, आक्रमणकारी को हम लोग तो अच्छा नहीं समझते हैं। और जब वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ भारत आए हैं तो उन्होंने एक ही कहा कि हम अगर रहते तो काफ़ी खून खराबी होती, खून खराबी को छेड़ने के लिए, बचाने के लिए हम यहाँ चले आए। तो इतना शांति प्रिय आदमी हैं और उनको लोग कोई डिस्टर्ब किया है तो आगे की बात है, लेकिन इतनी बात हम कहेंगे कि किसी पर आक्रमण करके किसी के भूमि को कब्जा कर लेना ये भारतीय राष्ट्रीय नीति का खिलाफ है। देखे होंगे आप लोग, बांग्लादेश बना, हमारे लोग जीत करके उनको दे दिए। आज के समारोह में शामिल सीईओ खादी बोर्ड अशोक सिन्हा जी, प्रदीप जी, यहाँ पर जहाँ हम बड़े उद्योग का दर्जा दे रहे हैं, यह अमृत महोत्सव है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी का जुड़ाव आज़ादी के आंदोलन से। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये हालातें रही देश के और ऐसे में अब तालिबान रिटर्न्स के बाद वहां पर स्थितियां बदल गई हैं और उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।